Hello students, how are you all? This is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel The Study Point Ask Me. In my last video I had given the information about the Rowlatt Act, and it is I am taking from class 10th, and now today I am here with another very important topic which is called the Khilafat movement. It was took from the year 1919 to 1924. आज खिलाफत आंदोलन के विषय में हम लोग जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज हियर द ऑटोमन सुल्तान अब्दुल हमीद सेकेंड, है ना. यहाँ पर ये नाम आप लोग याद रखिएगा बच्चों, है ना. अब्दुल हमीद सेकेंड लॉन्च्ड हिज पैन इस्लामिक प्रोग्राम. उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, है ना, डेट इज कॉल्ड द पैन इस्लामिक प्रोग्राम इन अ बिड टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर. और इस प्रोग्राम का उद्देश्य था ऑटोमन एम्पायर को बचाना. किससे बचाना? तो फ्रॉम द वेस्टर्न अटैक. यहाँ वेस्टर्न अटैक किसके बारे में बताया जा रहा है? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स, द वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, है ना. उन वेस्टर्न कंट्रीज से ऑटोमन एम्पायर को बचाने की बात की जा रही है. एंड टू क्रश द डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन एट होम. और अपने घर में, अपने कंट्रीज में जो डेमोक्रेटिक पीपल्स के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो ऑपोजिशंस हो रहे हैं, जो अगेंस्ट में उनके खिलाफ बातें की जा रही है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनको क्रश करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया. सेकेंड पॉइंट हियर इज द मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं, इवन इन इंडिया आल्सो, दे रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ तुर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर कॉल्ड खलीफा, विच ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज कलीफ. पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी जो मुस्लिम्स रह रहे हैं, है ना, भारत को मिला करके, भारत में भी उन्होंने क्या किया कि जो सुल्तान है टर्की के, उसको अपना स्पिरिचुअल लीडर माना. स्पिरिचुअल मतलब कह सकते हैं धार्मिक गुरु या धार्मिक नेता के रूप में उसको माना, और उसे एक पदवी दी गई, टाइटल दिया गया, एक नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड द खलीफा एंड वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट कलीफ. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइमिंग है इट इज फ्रॉम 1914 टू 1918. मैं आने वाले समय पर इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की हैड अलाइड विद द जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान टर्की ने, है ना, किसके साथ अपना संगठन बनाया या गठजोड़ किया, है ना, तो डेट वाज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के एक अलाइड का फॉर्मेशन किया गया तुर्की को लेकर अगेंस्ट द ब्रिटिशों को अगेंस्ट में. नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन मुस्लिम्स सपोर्टेड द गवर्नमेंट. इंडियन मुस्लिम जो हैं वो उस दौरान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे. किस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है यहाँ? वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय मुस्लिम थे, है ना, जो भारतीय लोग थे, वो यहाँ के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, विथ एन अंडरस्टैंडिंग दैट द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर वुड बी द हैंड्स ऑफ द खलीफा. अब क्यों सपोर्ट कर रहे थे? ये सोच करके सपोर्ट कर रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो खलीफा पे कोई एक्शन नहीं लेगी, और वहाँ का जो सेक्रेड प्लेस है, ठीक है, वो जो भी पावर है, वहाँ जो धार्मिक गतिविधियां हैं, वो किनके हाथ में रहेंगे, किनके एक्टिविटीज़ के अंडर में रहेंगे? खलीफा. ये सोच करके भारतीय लोग जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे. नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द ऑटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड. जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया. टर्की वॉज डिसमेंबर्ड एंड खलीफा वॉज रिमूव फ्रॉम द पावर. अब
क्या हुआ कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर पर कंट्रोल कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि टर्की को डिवाइड कर दिया, और साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया। टर्की के जो है वो टर्की को डिसमेंबर्ड कर दिया गया, और साथ ही साथ जो खलीफा के पास जो भी पावर थे, है ना, स्पिरिचुअल लीडर के रूप में, वो पावर उनसे छीन ली गई। नाउ देन दिस एंगर्ड द मुस्लिम्स हु टुक इट एज एन इंसल्ट टू द खलीफा। जब ऑटोमन एम्पायर का डिवाइड कर दिया गया, टर्की को डिसमेंबर्ड कर दिया गया, ठीक है, और खलीफा के सारे पावर्स छीन लिए गए, इससे क्या हुआ कि जितने भी मुस्लिम्स लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड गेट एंगर्ड, सब के सब क्या हो गए? गुस्से हो गए, क्रोधित हो गए, है ना। उन्होंने खलीफा का इंसल्ट समझा इस एक्टिविटी से। ये जो भी एक्शन लिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, इस एक्शन को उन्होंने खलीफा के अगेंस्ट में एक इंसल्ट के रूप में लिया। देन द अली ब्रदर्स नेम्ड एज शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो भारत में, है ना, खिलाफत मूवमेंट चलाने का फैसला लिया गया। दो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों के द्वारा भारत में इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने का फैसला लिया गया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द अर्ली 1919। ये दोनों नाम याद रखिएगा, थोड़ा आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। इन द अर्ली 1919 ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड। तो यहाँ ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी का फॉर्मेशन किया गया इन द अर्ली ऑफ 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ, है ना। अब इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो लीडरशिप के तौर पर, है ना, नेतृत्व कर रहे थे इस मूवमेंट को। देयर वॉज अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स मीन्स आई मीन टू से शौकत अली एंड मोहम्मद अली। नेक्स्ट वन इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हशरत मोहानी, है ना। सो दीज वेयर द इम्पॉर्टेंट लीडर्स, यू कैन से इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हु लीड द खिलाफत मूवमेंट एंड took very important part in the formation of all India Khilafat Committee to force the British government, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कर सके? फोर्स कर सके, उस पर प्रेशर बना सके, टू चेंज इट्स एटीट्यूड टू द टर्की, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्की के ऊपर से अपने जो फैसले हैं उसको वो हटा ले। Next point is the support of the Congress was crucial and essential for the Khilafat movement to succeed। अब यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स के द्वारा ये सक्सेस होने की बात नहीं थी, यहाँ पर कांग्रेस का सपोर्ट होना भी बहुत बहुत ज़रूरी था इस खिलाफत मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए। अर्लियर कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। शुरुआत में क्या हुआ कि जब कांग्रेस से बात की गई, कांग्रेस से ये बताया गया कि क्या आप जो है वो हमारे साथ इस मूवमेंट में आएंगे, हमारा साथ देंगे, तो शुरुआती समय में तो कांग्रेस इसके बिल्कुल भी खिलाफ थी। वो कांग्रेस जो है वो इसके लिए फेवर में नहीं थे, ठीक है। बट लेटर फेल्ट इंक्लाइंड टू प्रोवाइड इट्स सपोर्ट एज इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन बाद में कांग्रेस को ये समझ में आया, है ना, इस बात पर काफ़ी चर्चा चला। एक्चुअली जब महात्मा गांधी, है ना, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा जैसे आंदोलन को चलाए, ठीक है, फिर हम लोगों ने रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स देखा, तो ऐसे सारे एक्टिविटीज़ में ये समझ में आया कि मूवमेंट, मास मूवमेंट्स, वो वहाँ के चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, है ना, बहुत सक्सेस मिला। लेकिन कुछ कमियाँ थी उसमें। कमियाँ ये थी कि जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग थलग थे, पूरी तरह से एक दूसरे के साथ सपोर्ट होकर के नहीं आए। अब इस दौरान महात्मा गांधी जी ने ये सोचा कि वो ऐसे भी
इस ताक में थे, इस अपॉर्चुनिटीज़ में थे कि ऐसा कोई अवसर हो जिसमें हम हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ ला करके एक बड़ा मास मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चला सके। और जब ये खिलाफत कमेटी का गठन हुआ तो महात्मा गांधी जी ने ये सोचा कि इससे बेहतर समय नहीं होगा जब हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक छत्र के नीचे ला सके। सो कांग्रेस decided to give their support to the Muslims. This is what the incidents took place after the formation of Khilafat Committee. Then जब ये डिसाइड किया गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ ले करके एक मास मूवमेंट चलाया गया, डिसाइड हो गए, कांग्रेस जो है वो फेवर में आ गए, सपोर्ट करने लगे, देन ये मूवमेंट जो है वो आगे चला। इन नवंबर 22 The people of Turkey rose under the मुस्तफ़ा कमाल पाशा। 1922 नवंबर की बात है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के लीडरशिप में, अंडर में टर्की जो है वो राइज अप हुई एंड डिप्राइव्ड द सुल्तान ऑफ पॉलिटिकल पावर, और वहाँ के पॉलिटिकल पावर को सुल्तान के रूप में अपने पास कर लिया। तुर्की वॉज मेड अ सेकुलर स्टेट, और इस तरह से तुर्की जो है वो एक सेकुलर स्टेट बनी। एन यूरोपियन स्टाइल ऑफ लीगल सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन टर्की। पूरा यूरोपियन स्टाइल जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न एक्टिविटीज़ थे, जिसका खिलाफत किया जा रहा था, जिसका विरोध किया जा रहा था, वो सारे स्टाइल्स को यहाँ पर क्या किए गए, लीगली रूप से एस्टैब्लिश किए गए टर्की में। एंड एक्सटेंसिव राइट वेयर ग्रांटेड टू द वुमेन, और महिलाओं को एक्सटेंसिव राइट्स दिए गए। यहाँ एक्सटेंसिव राइट्स में हम कह सकते हैं कि वो अब घर से बाहर जा सकती थी, वर्क कर सकती थी आउट ऑफ द हाउस, है ना, आउट ऑफ आउटर एरियाज़ में जाकर उनको एजुकेशन पर अब सहूलियत मिल रही थी, एजुकेशन वो गेन कर सकती थी। सो दीज वेयर सम पावर्स और राइट्स ग्रांटेड टू द वुमेन। फाइनली इन 1924, और फिर अंत में 1924 में आकर के 1924 में द खिलाफत वॉज एबलिश्ड। खिलाफत जो एक टाइटल था, जो एक पद था, है ना, स्पिरिचुअल लीडर के रूप में वो ख़त्म कर दिया गया। सो दिस आफ्टर इट इज़ द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। आई थिंक दिस होल वीडियो you will watch from early to the end and you will gain much information about the खिलाफत मूवमेंट। और मैं साथ ही साथ ये विश्वास करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। बस आपको ये करना है कि मेरे वीडियोस को प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको वॉच करने हैं, उसको लाइक करने हैं, और हाँ, कमेंट आप लोग किया कीजिए, है ना। कमेंट से मुझे ये समझ में आएगा कि वेदर यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर द थिंग्स विच आई एम गिविंग टू यू और नॉट। सो इन upcoming videos you will get more information such as the non-cooperation movement, which is also a very important topic in class 10th history। तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विषय में जानकारी दूंगा। टिल देन रिमेन हेल्दी एंड फिट। हैव अ नाइस डे।